इंडियन इकोनॉमी क्लास 2 ये ऑनलाइन चला था 13 तारीख 8वां महीना सन 2023 को। तो इसमें हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में हम देखेंगे IMF के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, AIIB के बारे में और WTO के बारे में। तो 1939 से 1944 तक सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। 1944 में अमेरिका के हैम्पशायर शहर में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ। 1944 में अमेरिका के हैम्पशायर शहर में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ, जिसमें 3 चीज़ों पे बात की गई। एक तो पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन पे बात की गई। पुनर्निर्माण किसका पुनर्निर्माण? तो विश्व बैंक के पुनर्निर्माण की बात की गई। दूसरी BOP की बात की गई। BOP यानी की बात की गई मतलब बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, ऐसे बात की गई। BOP की बात की गई। BOP किसका? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का यानी IMF का। उसके बाद तीसरा बात किया गया व्यापार संबंधित। तीसरा जो बात हुआ वो तीसरा समझौता हुआ ब्रेटन वुड्स में व्यापार संबंधित। तो व्यापार संबंधित में जो हुआ उसमें इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर यानी ITO से सहमति नहीं बना। जो व्यापार संबंधित ब्रेटन वुड्स में समझौता हुआ उसमें इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर यानी ITO से सहमति नहीं बना। तब गैट्स आया GATTS। 1947 में गैट्स आया GATTS, जिस पे समझौता हुआ 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को गैट्स के माध्यम से समझौता हुआ, जिससे WTO व्यापार संबंधित के लिए बना। पुनर्निर्माण विश्व बैंक का और BOP अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को मिलाकर इसे ब्रेटन वुड्स जुड़वा भी कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है इसे ब्रेटन वुड्स का जुड़वा भी कहते हैं। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स का जुड़वा कहते हैं। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। इसने कार्य प्रारंभ किया 1 मार्च 1947 से। स्थापना 27 दिसंबर 1945, कार्य प्रारंभ किया 1 मार्च 1947 से। वर्तमान में इसमें 190 सदस्य हैं। 190वां जो सदस्य है वो अंडोरा है। वर्तमान में इसमें 190 सदस्य हैं और 190वां सदस्य जो जुड़ा वो अंडोरा है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके प्रबंधक निदेशक यानी MD पहले जो थे वो केमिल गट्ट थे, यानी इसके पहले MD यानी पहले प्रबंधक निदेशक केमिल गट्ट थे। अब हम देखते हैं IMF के कार्य। तो IMF के कार्य में पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। दूसरा कार्य है सदस्य देशों की मुद्रा विनिमय दर की स्थिरता को बढ़ावा देना। सदस्य देशों की मुद्रा विनिमय दर की स्थिरता को बढ़ावा देना। तीसरा कार्य है सभी सदस्य देशों के आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास को सुविधाजनक बनाना। सभी सदस्य देशों के आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास को सुविधाजनक बनाना। चौथा कार्य है बहुपक्षीय भुगतान की व्यवस्था स्थापित करके विनियम प्रतिबंधों को समाप्त करना।
अथवा कम करना, बहुपक्षीय भुगतान की व्यवस्था स्थापित करके विनियम प्रतिबंधों को समाप्त करना अथवा कम करना। और पांचवा कार्य है विश्व में गरीबी को कम करने के लिए प्रयास करना, विश्व में गरीबी को कम करने के लिए प्रयास करना। और छठा कार्य है सदस्य देशों को भुगतान संतुलन की समस्या के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, सदस्य देशों को भुगतान संतुलन की समस्या के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना। अब हम देखते हैं आईएमएफ की संरचना। तो आईएमएफ की संरचना में सबसे जो मुख्य होता है वो होता है गवर्नर मंडल। गवर्नर मंडल जो सबसे सर्वोच्च संस्था होती है। गवर्नर मंडल जो है इसमें 190 सदस्य होते हैं, जिसमें एक गवर्नर होता है। गवर्नर जो होता है ये सामान्यतः वाणिज्य मंत्री होते हैं और 190 वैकल्पिक गवर्नर होते हैं। ये जो वैकल्पिक गवर्नर है ये केंद्रीय बैंक के गवर्नर होते हैं। ठीक, वर्ष में एक बार इनकी बैठक होती है, वर्ष में एक बार इनकी बैठक होती है। और जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय जैसे आईएमएफ में देश का प्रवेश, आईएमएफ में किसी देश का प्रवेश, एसडीआर का निर्धारण, कोटा या मताधिकार का निर्धारण, ये सभी महत्वपूर्ण निर्णय गवर्नर मंडल द्वारा लिए जाते हैं। गवर्नर मंडल में सलाह देने के लिए दो संस्था होती है, एक है आईएमएफसी और दूसरा है डीसी। आईएमएफसी का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी। इसमें 24 सदस्य होते हैं। इसकी वर्ष में 2 बार बैठक होती है। एक बैठक को स्प्रिंग बैठक बोलते हैं और एक को वार्षिक बैठक बोला जाता है। तो गवर्नर मंडल में सलाह देने के लिए 2 संस्था, एक आईएमएफसी जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी कहते हैं, इसमें 24 सदस्य होते हैं। इसकी वर्ष में 2 बार बैठक होती है जिसे स्प्रिंग बैठक और वार्षिक बैठक के नाम से जाना जाता है। और दूसरी सलाहकारी संस्था है डेवलपमेंट कमेटी यानी कि डीसी, डेवलपमेंट कमेटी, विकास समिति। इसमें 25 सदस्य होते हैं। अब हम देखते हैं आईएमएफ में ऋण के स्रोत, जो कि पीटी में पूछा भी जा चुका है 2022 में। तो आईएमएफ में ऋण के स्रोत में तो आईएमएफ 2 चीज़ें करता है, एक उधार देने वाले और एक उधार प्राप्त करने वाले। 2 देश हैं आईएमएफ में, एक उधार देने वाले और एक उधार प्राप्त करने वाले। जो उधार देते हैं आईएमएफ जो सदस्य हैं, आईएमएफ में जो सदस्य हैं जो उधार देते हैं वो 40 सदस्य हैं और भारत भी इसी में है। मतलब आईएमएफ में कुछ सदस्य होते हैं जो उधार देते हैं आईएमएफ को और कुछ सदस्य होते हैं जो आईएमएफ से उधार प्राप्त करते हैं। भारत आईएमएफ में उधार देने वाले सदस्य में आता है और उधार देने वाले सदस्य में आईएमएफ में कुल 40 सदस्य हैं। और जो उधार लेते हैं सदस्य देशों में, जो उधार लेते हैं आईएमएफ से, जो सदस्य देश उधार लेते हैं, ये 2 प्रकार से उधार लेते हैं। आईएमएफ सदस्य देशों को उधार 2 प्रकार से उधार देता है, एक रियायती उधार यानी कंसेशनल लोन और दूसरा गैर रियायती उधार यानी नॉन कंसेशनल लोन। आईएमएफ सदस्य देशों को 2 प्रकार से उधार देता है, एक रियायती उधार यानी कंसेशनल लोन और दूसरा गैर रियायती उधार यानी नॉन कंसेशनल लोन। रियायती उधार जो है ये बिना ब्याज का होता है, यानी इसमें आईएमएफ ब्याज नहीं लेता है। और जो गैर रियायती उधार है
इसमें ब्याज सहित होता है, इसमें ब्याज लेता है और इसमें बीओपी संकट भी होता है। अब गैर रियायती ऋण देखते हैं कि गैर रियायती ऋण कौन कौन से हैं, जो कि पेटी 2022 में पूछा भी गया है। तो गैर रियायती ऋण में 5 ऋण हैं। पहला है SBA, दूसरा है FCL, तीसरा है PLL, चौथा है EFF और पांचवा है RFI। पहला है SBA यानी कि स्टैंड बाई अरेंजमेंट, स्टैंड बाई अरेंजमेंट, स्टैंड बाई अरेंजमेंट यानी कि SBA। दूसरा है FCL, FCL का मतलब है फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन FCL। तीसरा है PLL, तीसरा है PLL यानी कि प्रीकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन, प्रीकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन, प्रीकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन यानी कि PLL। चौथा है EFF यानी कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। और पांचवा है RFI, पांचवा है RFI यानी कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। तो 5 गैर रियायती ऋण हैं। पहला है स्टैंड बाई अरेंजमेंट यानी कि SBA, दूसरा है फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन यानी कि FCL, तीसरा है प्रीकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन यानी कि PLL, चौथा है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी कि EFF और पांचवा है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि RFI। फिर आता है रियायती ऋण। रियायती ऋण में 3 ऋण आते हैं। एक है ECF, दूसरा है SCF और तीसरा है RCF। ECF का मतलब है एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि ECF। दूसरा है स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी, स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी, स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि SCF। और तीसरा है रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि RCF। तो रियायती ऋण में 3 प्रकार के ऋण हैं। एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि ECF, दूसरा है स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि SCF और तीसरा है रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि RCF। अब हम देखते हैं भारत की IMF में स्थिति। तो भारत की IMF में स्थिति, तो भारत IMF का संस्थापक सदस्य है। IMF की स्थापना 1945 में हुआ था, 1945 में हुआ था, तो भारत इसका संस्थापक सदस्य है। ये ऋण देने वाले देशों में से है। इसकी 14वीं समीक्षा बैठक जो 2015 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। 14वीं समीक्षा बैठक 2015 में हुआ था, जो कि भारत में हुआ था। SDR 5वीं जो है वो रेनमेनवी है। SDR 5वीं ये रेनमेनवी है। भारत का मताधिकार IMF में 2.6% किया गया। भारत का मताधिकार 2.65% किया गया। भारत का कोटा 2.7% किया गया। भारत का कोटा 2.7% किया गया IMF में और भारत का मताधिकार 2.65% किया गया। इन दोनों के आधार पर भारत की IMF में 8वीं स्थिति है। पहली स्थिति अमेरिका की है। अब हम देखते हैं IMF में रिजर्व। तो IMF में रिजर्व यानी फॉरेक्स
आईएमएफ में रिजर्व जो है वो पहला फॉरेक्स के रूप में होता है, यानी कि विदेशी मुद्रा पर संपत्ति। आईएमएफ में जो रिजर्व है वो फॉरेक्स के रूप में होता है। फॉरेक्स में 4 चीज़ें शामिल होती हैं। एक है विदेशी मुद्रा पर संपत्ति यानी कि एफसीए, विदेशी मुद्रा पर संपत्ति एफसीए, दूसरा है स्वर्ण, तीसरा है एसडीआर और चौथा है आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रांच या स्वर्ण ट्रांच। तो आईएमएफ में जो रिजर्व है वो फॉरेक्स के रूप में होता है। फॉरेक्स में 4 चीज़ें शामिल होती हैं। एक विदेशी मुद्रा पर संपत्ति यानी कि एफसीए, दूसरा स्वर्ण, तीसरा एसडीआर और चौथा आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रांच या स्वर्ण ट्रांच। हम देखते हैं एसडीआर क्या है। एसडीआर का मतलब है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कि विशेष आहरण अधिकार। तो ये एसडीआर जो है ये आधिकारिक मुद्रा नहीं है, केवल लेखा यूनिट है। ये आधिकारिक मुद्रा नहीं है, लेखा यूनिट है। इसमें 5 मुद्रा शामिल की जाती हैं एसडीआर में, जिसमें अगर भारांश के क्रम में बात करें, घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा डॉलर, उससे कम यूरो, उससे कम रेनमिनबी, उससे कम येन और 5वें नंबर पे पाउंड है। सबसे ज़्यादा डॉलर है एसडीआर में, उससे कम यूरो है, उससे कम रेनमिनबी, उससे कम येन और सबसे कम पाउंड है। अब हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। तो ब्रेटन वुड्स का जुड़वा, विश्व बैंक को भी ब्रेटन वुड्स का जुड़वा कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स का जुड़वा आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों को कहा जाता है। विश्व बैंक में 189 सदस्य होते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का उद्देश्य में पहला उद्देश्य है गरीबी में कमी करना, यानी 2030 तक वैश्विक गरीबी 3% तक करना। और दूसरा इसका है शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी में वृद्धि करना, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी में वृद्धि करना, यानी 40% लोगों तक, 40% लोगों के। अब हम देखते हैं विश्व बैंक समूह। विश्व बैंक समूह में पहला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि आईबीआरडी। विश्व बैंक समूह में 5 समूह हैं। कौन कौन? आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मेगा यानी एमआईजीए मेगा और 5वां है आईसीएसआईडी। पहला है आईबीआरडी यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। दूसरा है आईडीए। आईडीए का मतलब है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तीसरा है आईएफसी, आईएफसी यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। चौथा है मिगा यानी कि एमआईजीए मिगा मतलब कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी कि बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। और 5वां है आईसीएसआईडी, आईसीएसआईडी
यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट यानी कि निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। तो ये विश्व बैंक समूह थे, 5 समूह हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनिएगा, सुन लीजिए। अब हम देखते हैं IBRD का उद्देश्य यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात युद्ध में शामिल देशों की अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण एवं विकास करना था। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात युद्ध में शामिल देशों की अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण एवं विकास करना था। दूसरा है IDA मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इसे विश्व बैंक की रियायती उधार देने वाली खिड़की अथवा उदार ऋण खिड़की यानी सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। IDA को विश्व बैंक की रियायती उधार देने वाली खिड़की अथवा उदार ऋण खिड़की यानी सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है, क्योंकि यह दीर्घकालिक उधार अत्यंत कम ब्याज दर पर देता है। तीसरा है IFC का मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। इसकी स्थापना 1956 में हुआ था। इसके उद्देश्य में बात करें तो इसका पहला उद्देश्य है विकासशील सदस्य देशों के निजी क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना। विकासशील सदस्य देशों के निजी क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना। दूसरा उद्देश्य है निजी क्षेत्र के पूंजी एवं प्रबंधन में समन्वय स्थापित करना। निजी क्षेत्र के पूंजी एवं प्रबंधन में समन्वय स्थापित करना। तीसरा उद्देश्य है पूंजी प्रधान देशों को पूंजी की कमी वाले देशों में पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। पूंजी प्रधान देशों को पूंजी की कमी वाले देशों में पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा विकासशील सदस्य देशों की निजी कंपनियों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में बॉन्ड जारी किए जाते हैं। फिर से ये बोल देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा विकासशील सदस्य देशों की निजी कंपनियों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में बॉन्ड जारी किए जाते हैं, जैसे मसाला बॉन्ड। अब हम देखते हैं मिगा मतलब मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इसकी स्थापना 1988 में हुआ था और इसका उद्देश्य में पहला उद्देश्य है विकासशील सदस्य देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI को बढ़ावा देना है। इसका पहला उद्देश्य विकासशील सदस्य देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है और दूसरा उद्देश्य है विकासशील देशों में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए बीमा प्रदान करना है। विकासशील देशों में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए बीमा प्रदान करना है। और सबसे लास्ट यानी 5वां है ICSID यानी कि इंटरनेशनल
सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यानी कि निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। तो ICSID अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों के समाधान के लिए समर्पित विश्व की अग्रणी संस्था है, जिसे निवेश विवादों के समाधान के संदर्भ में व्यापक अनुभव प्राप्त है। भारत इसका सदस्य नहीं है। तो ICSID अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों के समाधान के लिए समर्पित विश्व की अग्रणी संस्था है, जिसे निवेश विवादों के समाधान के संदर्भ में व्यापक अनुभव प्राप्त है। भारत इसका सदस्य नहीं है। अब हम देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में है। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में है। क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो इसका क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में है। अब इसमें अगर हम देखें अधिकृत पूंजी, तो इसमें प्रारंभिक अधिकृत पूंजी $100 बिलियन का है, और प्रारंभिक अभिदत्त पूंजी जो है, इसमें दो पूंजी हैं। प्रारंभिक अधिकृत पूंजी जो है वो $100 बिलियन का है, और जो प्रारंभिक अभिदत्त पूंजी है वो $50 बिलियन का है। ब्रिक्स बैंक की स्थापना का उद्देश्य ब्रिक्स देशों एवं अन्य विकासशील तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं की अवसंरचना तथा संपोषणीय विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के माध्यम से वैश्विक समृद्धि एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। ब्रिक्स बैंक की स्थापना का उद्देश्य ब्रिक्स देशों एवं अन्य विकासशील तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं की अवसंरचना तथा संपोषणीय विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के माध्यम से वैश्विक समृद्धि एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसमें मताधिकार की बात करें तो ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं। ब्रिक्स मतलब B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। तो इसमें मताधिकार, समान मताधिकार सबको प्राप्त हैं। ब्रिक्स में सभी को समान मताधिकार प्राप्त हैं, यानी ब्राज़ील को 20%, रसिया को 20%, इंडिया को 20%, चाइना को 20% और साउथ अफ्रीका को भी 20% मताधिकार प्राप्त हैं। तो इस प्रकार ब्रिक्स में समान मताधिकार प्राप्त हैं सभी देशों को। अब हम देखते हैं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि AIIB, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। ये जो है ये बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। ये बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसका मुख्य उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में अवसंरचना विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में अवसंरचना विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग शहर में है। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग शहर में है।
इसमें अधिकृत पूंजी $100 बिलियन का है। इसमें अधिकृत पूंजी $100 बिलियन का है। चीन, भारत एवं रूस 3 बड़े शेयर धारक एवं मताधिकार वाले देश हैं। इसमें चीन, भारत एवं रूस 3 बड़े शेयर धारक एवं मताधिकार वाले देश हैं। अब हम देखते हैं विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO। सबसे पहले देखते हैं WTO की स्थापना। WTO की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ITO पर चर्चा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ITO पर चर्चा हुई। ITO का मतलब अभी हमने आपको बताया था, ITO का मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर, जिस पे सहमति नहीं बनी। फिर 1947 में गैट्स आया यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ यानी गैट्स आया, जो एक समझौता था जो कि वस्तु के व्यापार पर आधारित था। ये एक विवाद निपटान तंत्र नहीं था। इसमें जो समझौते हैं वो सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है, उस पे ITO पर चर्चा होती है लेकिन सहमति नहीं बनती है। फिर 1947 में गैट्स आता है, जिसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये एक प्रकार का समझौता था जो कि वस्तु के व्यापार पर आधारित था। ये कोई विवाद निपटान तंत्र नहीं था। इसमें जो समझौते थे वो सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं थे। फिर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मांग की गई। फिर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मांग की गई। फिर वार्ताओं का दौर चला। वार्ताओं के दौर चलने के बाद 8वें दौर के उरुग्वे राउंड में उरुग्वे समझौते पर सहमति बना। 8वें दौर के उरुग्वे राउंड में उरुग्वे समझौते पर सहमति बना। फिर 1994 में मोरक्को के मराकश शहर में मराकश संधि हुआ। मराकश संधि होने पर 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसमें 164 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें अफगानिस्तान भी है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है और इसमें जो निर्णय होते हैं वो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में, मुख्यालय जिनेवा में, 164 सदस्य देश शामिल, जिसमें अफगानिस्तान भी है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है और इसमें निर्णय सर्वसम्मत से लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं WTO की संरचना। WTO की संरचना में दो चीज़ें हैं। एक तो होता है मंत्री स्तरीय सम्मेलन। WTO की संरचना में एक होता है मंत्री स्तरीय सम्मेलन यानी कि मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, और दूसरा होता है जनरल काउंसिल यानी कि जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल में 2 चीज़ें होती हैं, 2 क्या 3 चीज़ें होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 हैं। एक तो जनरल काउंसिल जो है, इसे विवाद निपटान निकाय भी कहा जाता है यानी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी कहा जाता है, विवाद निपटान निकाय। और दूसरा है व्यापार नीति समीक्षा निकाय यानी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। तो जनरल काउंसिल में 2 निकाय मुख्य रूप से हैं, विवाद निपटान निकाय और व्यापार नीति समीक्षा निकाय, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। इसमें ये जो जनरल काउंसिल है वो ये वस्तुओं के व्यापार के लिए परिषद है। जनरल काउंसिल जो है ये वस्तुओं के व्यापार के लिए परिषद है।
सेवाओं के व्यापार के लिए परिषद है और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं के लिए परिषद है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं के लिए परिषद है। अब हम देखते हैं WTO के उद्देश्य। तो WTO के उद्देश्य में पहला उद्देश्य है सदस्य देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार। सदस्य देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार। दूसरा है पूर्ण रोजगार एवं प्रभावी मांग में व्यापक समृद्धि सुनिश्चित करना। पूर्ण रोजगार एवं प्रभावी मांग में व्यापक समृद्धि सुनिश्चित करना। तीसरा है वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा देना। वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा देना। चौथा है विश्व संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना। विश्व संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना। और पांचवा है पर्यावरण की रक्षा करना। पांचवा है पर्यावरण की रक्षा करना। इस तरीके से ऑनलाइन लेक्चर क्लास 2 यहीं पर समाप्त होता है।